हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। सर्वेइंग इंजीनियरिंग में एक मॉड्यूल का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा हो चुका है। और उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमने देखा था कि सर्वेइंग किसको कहते हैं, सर्वेइंग का पर्पस क्या है, सर्वेइंग का यूज क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में। अब सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा अर्थ है, क्योंकि जो भी सर्वे करेंगे हम लोग अर्थ में करेंगे, तो अर्थ का सरफेस कैसा है, उसका डायमीटर क्या है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे किसके बारे में, अर्थ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर को। तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थ आखिर हमारा होता क्या है। तो अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो अर्थ का शेप होता है वो शेप क्या होता है। तो अर्थ के शेप के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अर्थ का शेप क्या है, तो अर्थ के शेप के बारे में क्या बोला जा रहा है कि शेप ऑफ अर्थ जो मेरा होता है वो कैसा होता है, तो वो ऑब्लेटो एस्पेरॉइड होता है। कैसा होता है? जो मेरा शेप ऑफ अर्थ होता है, शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है, ऑब्लेटो एस्पेरॉइड। ऑब्लेटो एस्पेरॉइड मतलब क्या होता है कि स्लाइटली फ्लैट एट पोल्स। अगर हम बात करें, अगर अर्थ के शेप का बात करें, तो क्या बोला गया कि अर्थ का शेप मेरा कुछ ऐसा होता है। मतलब क्या कि ये मेरा क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि ये मेरा नॉर्थ पोल है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं साउथ पोल। और ये जो लाइन आता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इक्वेटर। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। तो आपको क्या बोला गया कि अगर हम लोग साउथ पोल या नॉर्थ पोल का बात करते हैं, तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा आपका फ्लैटर है, ये कंप्लीट आपका स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा क्या है, फ्लैटर है। मतलब क्या है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है। आपने भी पढ़ा होगा क्या कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा चिपटा हुआ है। तो वही लिखा गया है क्या कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, ऑब्लेटो एस्पेरॉइड है, मतलब स्लाइटली फ्लैट एट पोल्स। पोल्स पे थोड़ा सा वो कैसा है, चिपटा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि ऑब्लेटो एस्पेरॉइड शेप होता है। कुछ लोगों ने क्या बताया कि नहीं, अर्थ का शेप जो होता है वो इलिप्सॉइड होता है। तो इलिप्स के बारे में आप लोग सब पढ़े थे। इलिप्स के बारे में आपने क्या देखा था कि इलिप्स का शेप कुछ ऐसा होता है। इसमें आपने क्या देखा कि एक जो एक्सिस है वो थोड़ा सा छोटा होता है और दूसरा जो एक्सिस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है क्या कि अगर हम बात करते हैं, तो जो मेरा इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस मेरा क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, और जो पोलर एक्सिस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो क्या होता है इक्वेटोरियल एक्सिस, क्या होता है पोलर एक्सिस, वो समझिए। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम लोग मिलाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब मिलाएंगे, तो ये जो एक्सिस बनेगा इसको हम लोग बोल देते हैं पोलर एक्सिस। और ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है जो रेड मार्कर से, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस मेरा थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोलर एक्सिस। तो जब एक एक्सिस बड़ा है दूसरा एक्सिस छोटा है, इस शेप के कारण हमने क्या बोल दिया कि जो अर्थ का मेरा शेप है वो कैसा शेप है, तो इलिप्सॉइड शेप का है। उसी तरह से कुछ लोगों ने क्या बोल दिया कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, ऑब्लॉइड है। ऑब्लॉइड मतलब क्या, अंडा के आकार का है। आप यहाँ से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा बड़ा है। देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा है और ऊपर वाला जो शेप है वो क्या है, थोड़ा सा कम है। मतलब अर्थ का शेप आपको कैसा लग रहा है, एक अंडे के आकार का लग रहा है। तो जब अर्थ के शेप का बात करें, तो कुछ बोल रहे हैं क्या कि ऑब्लेटो एस्पेरॉइड है, कुछ बोल रहे हैं क्या कि इलिप्सॉइड है, कुछ बोल रहे हैं क्या कि ऑब्लॉइड है। तो आखिर अर्थ का शेप होगा क्या? तब लोगों ने क्या बोला कि नहीं, देखिए अर्थ का जो शेप है कोई भी एक रेगुलर शेप नहीं है। तो जब एक रेगुलर शेप नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नया सा नाम दे देते हैं। और उसका नाम क्या दे दिया गया, तो उसका नाम दे दिया गया जियोइड। तो वही लिखा गया है क्या कि वी कैन ऑब्जर्व दैट नो ज्योमेट्रिकल फिगर परफेक्टली डिफाइन द शेप ऑफ। हमने ऐसा देखा क्या कि कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो परफेक्टली आपको अर्थ के शेप को नहीं बता रहा है। तो जब ऐसा नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक नया नाम देंगे। वही नाम, नया नाम दे दिया गया क्या कि देयरफॉर ए न्यू नेम हैज बीन गिवन। एक नया नाम दे दिया गया है और वो नाम क्या है, जियोइड। तो आपको ये चीज याद रखना है क्या कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है, तो अर्थ का शेप मेरा जियोइड है। तो अर्थ का शेप हमको पता चल गया। अब जैसे ही अर्थ का शेप पता चल जाएगा, तो अर्थ का शेप पता चलने के बाद अब आप लोग इसको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन तो हम लोग जो भी करते हैं वो एक रेगुलर फिगर के लिए करते हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्टिकल शेप का हो। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए ऐसे अर्थ का शेप तो हमने मान लिया कि वो जियोइड है, लेकिन जब कैलकुलेशन पर्पस का बात किया जाएगा, जब कैलकुलेशन के लिए हम लोग करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय हम लोग अर्थ के शेप को स्फेरिकल मान लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है क्या कि फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस। जब हम लोग कैलकुलेशन पर्पस का बात करते हैं, तब जो शेप ऑफ अर्थ होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है। तो शेप ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज ए स्फीयर। शेप ऑफ अर्थ कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। हम लोग अर्थ को कैसे मान लेंगे, एक स्फीयर के टाइप में मान लेते हैं।
उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर ठीक है, हमने अर्थ को एक स्फीयर मान लिया, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, तो एक्चुअली में हमने क्या देखा कि ये जो मेरा इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये जो रेड मार्कर से जिसको मैं दर्शा रहा हूँ, ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है सर, ये कुछ बड़ा होता है, और ये जो आपका पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस कुछ छोटा होता है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास क्या है, साउथ पोल है, और ये जो रेड वाला है वो क्या है, इक्वेटर है। तो क्या बोला गया कि ये जो आपका इक्वेटोरियल एक्सिस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, किसके कंपेयर में, तो वो नॉर्थ पोल या फिर जो पोलर एक्सिस है उसके कंपेयर में। यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है, नॉर्थ पोल आपको बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पोलर एक्सिस। अब इसका अगर मैं डायमीटर का बात करूँ, इसके डायमीटर का अगर बात करूँ, तो इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 12,756 किलोमीटर। वही लिखा गया क्या कि डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो इक्वेटर के अलॉन्ग कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। वही अगर डायमीटर का बात करें पोल के लॉन्ग, पोलर एक्सिस के लॉन्ग, तो इससे अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 40 किलोमीटर कम है। तो 40 किलोमीटर तो कम नहीं होता, बट उससे थोड़ा सा ही कम है, तो वो कितना होता है, तो 12,713 किलोमीटर। तो पोल के लॉन्ग कितना है, तो 12,713 किलोमीटर। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा इक्वेटोरियल एक्सिस होगा, इक्वेटोरियल डायमीटर होगा, वो पोलर डायमीटर के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो उसके बाद ये याद रखना है क्या कि अगर ये डायमीटर कुछ ज्यादा है, ये डायमीटर कुछ कम है, तो आखिर हम लोग कैलकुलेशन किस पे करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो जब आप इन दोनों का एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जितना टर्म दिया जाता है उन दोनों टर्म को ऐड करके हम लोग 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, जब इनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 36.49 अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर आता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना बोल देते हैं, ये जो मेरा वैल्यू है वो 12,740 किलोमीटर है। ये डेटा आपको याद रखना है क्या, कि जो मेरा एवरेज डायमीटर होता है अर्थ का वो कितना होता है, तो 12,740 किलोमीटर। इसको याद रख लीजिएगा। अब जैसे ही आपको पता चल गया क्या कि सर आपके पास जो डायमीटर है, डायमीटर का 12,740, तो आप रेडियस बता सकते हैं। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता है कि सर जो मेरा रेडियस होता है वो डायमीटर के हाफ के बराबर होता है। तो डायमीटर हमारे पास कितना है, तो सर डायमीटर है हमारे पास 12,740 किलोमीटर। इसको अगर हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6370 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद रखना है क्या, कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ का बात किया जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, 6370 किलोमीटर। आगे हम लोग कैलकुलेशन में भी इस डेटा का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप जियोइड पता चल गया। अर्थ का डायमीटर कितना होगा वो हमने पता कर लिया, अर्थ का रेडियस कितना है वो हमने पता कर लिया। अब इसके बाद क्या बोला जाता है कि ठीक है सर, आपने अर्थ के बारे में इतना कुछ पता कर लिया, तो अब ये बताइए कि क्या होता है मेरा लेवल सरफेस और क्या होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब लेवल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग क्यों करते हैं वो समझिएगा। तो लेवल सरफेस के बारे में क्या बोला गया कि जैसे देखिए अर्थ क्या है, एक स्फीयर है। तो अर्थ एक स्फीयर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल अगर एक और हम लोग क्या करते हैं कि एक और अगर सरफेस इमेजिन करें कैसा, तो इसके पैरेलल एक और अगर हम लोग सरफेस इमेजिन करें, एक और पैरेलल सरफेस इमेजिन करिए कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवल सरफेस बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप का मतलब कि अगर ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ के चारों साइड से क्या होता है कि एक पैरेलल में एक और हम लोग लेयर इमेजिन करते हैं, और उसी को क्या बोल रहे हैं कि लेवल सरफेस बोल रहे हैं। तो लेवल सरफेस क्या हो गया, तो लेवल सरफेस के बारे में याद रखिएगा क्या कि लेवल सरफेस इज ए कर्व सरफेस। लेवल सरफेस एक मेरा कर्व सरफेस है विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ सरफेस के क्या होता है, पैरेलल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या रखना है कि लेवल सरफेस कैसा होगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आपने लेवल सरफेस देख लिया, तो लेवल सरफेस के बारे में एक चीज और देखिए कि अगर मैं मान लेता हूँ क्या कि ये मेरा अर्थ का सेंटर है, अगर ये अर्थ का सेंटर है तो ये आपका क्या होगा, ये रेडियस होगा। और अगर ये लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यही पॉइंट बोला जा रहा है क्या कि लेवल सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप अर्थ के सेंटर से जब भी लेवल सरफेस को देखिएगा तो वो आपको इक्वी डिस्टेंस मिलेगा। हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग लेवल सरफेस से प्लम बब को लटकाते हैं, अब प्लम बब क्या होता है वो समझिएगा। तो प्लम बब क्या होता है,
ऐसा आपने देखा होगा जब आप कहीं भी घर बनाते हुए देखते होंगे, तो जो मिस्त्री आता है अगर उसको ये चेक करना हो कि जो वो दीवार बना रहा है, वो उसका दीवार जो है वो सीधा है कि नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक ऐसा इक्विपमेंट रहता है जिसमें पीछे में धागा लगा हुआ रहता है, उसको ऐसे लटका करके देखता है। तो लटकाने से ये पता चल जाता है कि दीवार आपका सीधा है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लम्ब बम। क्या बोल देते हैं, प्लम्ब बम। ठीक है, तो प्लम्ब बम क्या बोला जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने क्या बोल दिया, प्लम्ब बम। तो जब आप प्लम्ब बम को हैंग कीजिएगा लेवल सरफेस से, क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि यही लेवल सरफेस मेरा है, लेवल सरफेस हमने क्या किया कि प्लम्ब बम को हैंग किया। तो जैसे ही आप प्लम्ब बम को हैंग कीजिएगा, तो ये जो लेवल लाइन होगा, ये जो लेवल लाइन होगा वो कहाँ से पास करेगा, तो अर्थ के सेंटर से पास करेगा। तो याद रखिए क्या कि जो प्लम्ब लाइन आएगा मेरा, प्लम्ब लाइन आएगा वो लेवल सरफेस से कैसे पास करता है, तो लेवल सरफेस से वो परपेंडिकुलरली पास। ठीक है, तो प्लम्ब बॉब कैसा रहता है, लेवल सरफेस के परपेंडिकुलरली रहता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या कि एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस पे अगर आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करोगे तो इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन, वो प्लम्ब लाइन से कैसा होगा, परपेंडिकुलरली होगा। और ये जो प्लम्ब लाइन है वो सेंटर से कैसे पास, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूँ तो आप बोलिएगा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये आपको एक 2D फिगर में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप 3D फिगर में देखिएगा तब आपको पता चलेगा क्या, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस पोल पे भी तो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि अर्थ में आप किसी भी पॉइंट से जब प्लम्ब बॉब को हैंग कीजिएगा तो वो कहाँ से पास करेगा, तो वो अर्थ के सेंटर से पास करता है। ये चीज आपको याद रखना है। और लेवल सरफेस ये है, लेवल सरफेस मतलब एक क्या है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे आप कोई भी लाइन खींचिए, तो कोई भी लाइन खींचेगा तो उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उस लाइन को बोल देते हैं लेवल लाइन। तो याद क्या रखना है कि लाइन इन द लेवल सरफेस इज कॉल्ड एज लेवल लाइन। तो लेवल लाइन क्या है कि कोई भी लाइन जो लेवल सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। अब लेवल लाइन के बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये सब आप लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ लिए। जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे आपने डिफाइन किया था, तो वहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे बोला था कि कोई भी प्लेन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल देते हैं। बट जब हम लोग सर्वे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी प्लेन जो टेंजेंस हो, क्या हो, टेंजेंशियल हो, किससे, अर्थ के सरफेस से या लेवल लाइन से। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप लेवल सरफेस के टेंजेंशियल खींचोगे तब भी, या अर्थ सरफेस से टेंजेंशियल खींचोगे तब भी। अब बोलिए सर टेंजेंशियल क्या होता है, तो टेंजेंशियल को हिंदी में बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन जो है वो सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से पास करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक प्लेन लेते हैं और ये प्लेन जो है मेरा वो अर्थ सरफेस से सिर्फ एक पॉइंट से पास करते हुए अगर पास करेगा तो वैसे प्लेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो वैसे प्लेन को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ग्राफिक्स में क्या पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो अर्थ सरफेस के क्या होता है, अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है। ऐसा हम लोग क्यों पढ़े थे, क्योंकि जब हम लोग छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं तो छोटा डिस्टेंस के केस में क्या हो जाता है, जैसे देखिए अगर मान लेते कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा आर्क का रेडियस है। अब ये छोटा सा पॉइंट जब आप कंसीडर कीजिएगा, बस इतना सा पॉइंट कंसीडर कीजिएगा, तो उस केस में तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहीं पे मेरा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, यहीं पे सरफेस है, तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि दोनों पैरेलल है। बट अगर आपका जो एरिया होगा जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं अगर वो बहुत बड़ा होगा तो उस केस में आपको क्या समझना है कि ये जो पॉइंट होगा इस पे कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल टू द अर्थ सरफेस, इसको आपको याद रखना है। वही लिखा गया क्या, इट इज ए टेंजेंशियल प्लेन ऑन एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट में जो टेंजेंशियल प्लेन होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ग्रेट सर्किल। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेट सर्किल क्या होता है। तो अगर हम बात करें ग्रेट सर्किल का, तो ग्रेट सर्किल वैसा इमेजिनरी सर्किल होता है जो किसी भी स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अब अर्थ भी एक स्फीयर है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रेट सर्किल का बात कर रहे हैं, तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो जैसे मान लेते हैं क्या कि ये मेरा क्या है, ये इक्वेटर होता है। देखिए इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर भी आपके अर्थ को दो इक्वल हाफ में बांटता है। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल हाफ में बांटता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा अर्थ है, अर्थ को कितने इक्वल पार्ट में बांटा है, तो दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये एक क्या हो जाएगा, ग्रेट सर्किल हो जाएगा। तो एक आपका इक्वेटर हो गया, वो ग्रेट सर्किल हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या बात करते हैं, तो जो लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड देखिए जो आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका अगर साउथ पोल है,
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने के लिए जब हम लोग कोई एक लाइन खींचते हैं, यही मेरा क्या हो जाता है, यही मेरा लॉन्गिट्यूड हो जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। और पास कहाँ से कर रहा है, तो याद रखिएगा कि वो सेंटर से पास करता है। तो याद यही रखना पड़ेगा कि ग्रेट सर्किल हमेशा इसके सेंटर से पास करेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या रखना है कि ये जो स्फीयर होगा, स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया क्या कि इट इज एन इमेजिनरी सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये इमेजिनरी सर्किल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। उसके साथ साथ क्या याद रखना है, एक ग्रेट सर्किल डिवाइड द अर्थ सरफेस इनटू टू इक्वल पार्ट, वो दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया क्या, आपका जो इक्वेटर हो गया वो, आप क्या देख लिया आपने, ये जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आते हैं सारे लॉन्गिट्यूड्स किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ग्रेट सर्किल के एग्जांपल हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्या, स्फेरिकल ट्रायंगल। अब स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है वो समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि अलग अलग आपके पास ग्रेट सर्किल है, एक ग्रेट सर्किल कुछ ऐसा होगा, एक ग्रेट सर्किल कुछ ऐसा होगा। तो आप जब अलग अलग ग्रेट सर्किल लोगे, तो जैसे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कितने का, तो ये जो ग्रेट सर्किल बन रहा है, बस इस ग्रेट सर्किल को देखिए, ये जो ग्रेट सर्किल बन रहा है, इस ग्रेट सर्किल का हम लोग बात कर रहे हैं। इसी फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर बना रहा हूँ, जो ब्लू वाला फिगर है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक ग्रेट सर्किल का आर्क ये था, दूसरा ग्रेट सर्किल का आर्क ये था, और तीसरा ग्रेट सर्किल का आर्क ये था। तो एक एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन गया, एक ट्रायंगल का फॉर्म बन गया। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्रायंगल बिल्कुल ऐसा पढ़ते थे, स्ट्रेट पढ़ते थे। लेकिन जब ग्रेट सर्किल के आर्क से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका जो साइड रहेगा वो थोड़ा सा कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा कर्व शेप में रहेगा, कर्व शेप में रहेगा। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अब स्फेरिकल ट्रायंगल आप क्या समझ रहे हैं कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होगा, जैसे ग्रेट सर्किल के आर्क से जो ट्रायंगल बन रहा है उसी को हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल बोल देंगे। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि इट इज ए ट्रायंगल which is formed on the surface of a sphere by introduction of three arc of great circle। ये जो तीन ग्रेट सर्किल थे, इन्हीं तीनों के आर्क से मिल करके हमारा क्या बना, ग्रेट सर्किल बन गया। अब ग्रेट सर्किल और प्लेन जो ग्रेट ट्रायंगल है और जो प्लेन ट्रायंगल है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग प्लेन ट्रायंगल का बात करते हैं, तो प्लेन ट्रायंगल में ये जो लाइन है बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट है। तो जब आप छोटा सा सर्वे करते हो, तो कोई भी लाइन लेते हो तो उस लाइन को हम लोग कैसा मान लेते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। लेकिन अगर वही सर्वे का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे तो आपके अर्थ के कर्वेचर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो वहां पे आपको स्फेरिकल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यही यूज हो जाता है किसका, स्फेरिकल ट्रायंगल का। बाकी जब हम लोग एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे, तो एडवांस सर्वेइंग में हम लोग बहुत डिटेल से स्फेरिकल ट्रायंगल या स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब वापस आते हैं क्या कि जो हमारा मेन टॉपिक था, तो मेन टॉपिक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो आते हैं हम लोग किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पे। तो अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का, तो सर्वे को जो मेनली हम लोग क्या करते हैं, तो सर्वे करने का मेनली दो तरीका होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी सर्वेइंग, और एक को बोल देते हैं सेकेंडरी सर्वेइंग। तो प्राइमरी सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, तो प्राइमरी सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के सरफेस को देखते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्या उसको हम लोग प्लेन मान रहे हैं, क्या उसको हम लोग कर्व मान रहे हैं। तो अगर अर्थ के सरफेस को प्लेन मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग बोल देते हैं। या अगर अर्थ के सरफेस को कर्व मान लेते हैं, तो कर्व मान रहे थे तो हमने अर्थ के शेप का नाम क्या दिया था, जियोइड दे दिया था। तो जब अर्थ के नाम हम लोग जियोइड दे दिए थे, तो उसी से क्या बन जाता है, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अगर आप अर्थ के सरफेस को प्लेन मानोगे, उसको क्या बोल देंगे, प्लेन सर्वेइंग। और अगर अर्थ के सरफेस को कर्व मानोगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जो हमारे सर्वे का जो हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं, वो हम लोग दो मेथड से करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन, एक को बोल देते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया कि सर्वेइंग इज प्राइमरली क्लासिफाइड एज प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग क्या, तो प्लेन सर्वेइंग के बारे में क्या बोला जा रहा है कि द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। जब आप अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हो, मतलब आप किसको फॉलो करोगे कि अर्थ मेरा कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन, इस पे कोई भी लाइन खींचेंगे तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वही बोला जा रहा है क्या कि जब आप अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हो एंड अर्थ इज कंसीडर्ड एज ए फ्लैट सरफेस, और अर्थ को हम लोग कैसे मान लेते हैं कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, तो इज नोन एज प्लेन सर्वेइंग। उसको क्या बोल देते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोल देते हैं। ये डेफिनेशन आपके पास है। उसके बाद बात करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग का। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, मतलब ऐसा मानेंगे कि अर्थ का शेप मेरा कर्व है, तो उस केस में हमारे पास जो सर्वे होगा, उस सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग बोल देंगे। अब जियोडेटिक सर्वेइंग नाम ही बताइए कि अर्थ का शेप हम लोग कैसे लिए थे, जियोइड लिए थे, इसलिए जियोडेटिक सर्वेइंग है। तो क्या बोला जा रहा है कि जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन।
जब अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जियोडेटिक सर्वे बोल देते हैं। ये हमारा दो क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि अगर हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब कर्वेचर को कंसीडर करते हैं तो उस सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे, जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। और अगर कर्वेचर को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेन सर्वेइंग बोल देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा। अब जब सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाएगा कि इन दोनों को आप डिफरेंस बता दीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस का कि क्या डिफरेंस होता है मेरा प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में, तो उसको हम लोग वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्लेन सर्वेइंग का। तो प्लेन सर्वेइंग के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इट इज डन फॉर स्मॉल एरिया। जो प्लेन सर्वेइंग हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। वहीं अगर जियोडेटिक सर्वे का बात करें तो वो किसके लिए किया जाएगा, इट इज डन फॉर लार्ज एरिया, वो लार्ज एरिया के लिए किया जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वही लिखा गया क्या कि वेयर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, हम लोग अर्थ के जो कर्वेचर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही अगर बात करें जियोडेटिक सर्वेइंग में तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब अर्थ के सरफेस को या अर्थ के कर्वेचर को हम लोग क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे कि अर्थ का शेप मेरा कैसा मानेंगे, वो एक स्फेरिकल शेप है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, कर्व है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी फ्लैट, अर्थ को हम लोग फ्लैट मान लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि एरिया इज लेस देन 199.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप जो सर्वे कर रहे हो उसका एरिया 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो उस केस में जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन सर्वे बोल देते हैं। अब देखिए कोई कोई जो बुक है उसमें ये डेटा दिया हुआ रहता है कितना, 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब 250 किलोमीटर स्क्वायर क्यों दिया हुआ रहता है, मतलब कि जनरली आपको भी जो अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको भी 250 किलोमीटर स्क्वायर ही दिया जाएगा। बट एक्यूरेट क्या हो जाता है, एक्यूरेट होता है 199.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन में दोनों होगा तब आपको इसी को टिक करना है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझिएगा। तो क्या बोला जाता है कि अगर आप अर्थ के शेप को प्लेन मानते हो आपके पास क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस को कर्व मानते हो तो आपके पास जो ट्रायंगल मिलेगा एक स्फेरिकल ट्रायंगल मिलेगा। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर इसके अंदर का जो एरिया का बात करें वो अगर 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तब इन दोनों के, जब तक एरिया जो आपका है 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम है उस केस में ये जो दोनों एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। लेकिन जैसे ही ये जो वैल्यू होता है वो 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब इन ट्रायंगल का एरिया अगर 199.5 किलोमीटर से हम लोग ज्यादा बढ़ा दें तो उस केस में इनके एंगल के बीच का जो वेरिएशन आता है वो 1 सेकेंड का वेरिएशन आ जाता है। कितने का वेरिएशन आ जाता है, 1 सेकेंड का वेरिएशन आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट मेरा क्या हो जाता है कि अगर एरिया मेरा लेस देन 199.5 किलोमीटर स्क्वायर है तो दोनों एंगल सेम ही रहने वाला है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो मेरा प्लेन सर्वेइंग है। लेकिन अगर आपका एरिया का वैल्यू 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा आ जाए तब एंगल में 1 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है। मींस ये एंगल जो है वो 1 डिग्री 1 सेकेंड से, सॉरी 1 डिग्री नहीं 1 सेकेंड से ये एंगल क्या होता है ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसमें कर्व सरफेस ले लेते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 199.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में मतलब 199.5 ना देकर के सीधा 250 दे दिया क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक 250 किलोमीटर भी लिखते हैं, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया रहेगा तो आपको उसको टिक करके आना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इट इज डन फॉर लोकल सर्वे, ये लोकल सर्वे के लिए किया जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें जियोडेटिक सर्वे का तो ये क्या बोला जा रहा है कि इट इज डन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट फॉर द लोकल सर्वे। मतलब ये जो सर्वे किया जाता है वो सर्वे ऑफ इंडिया एसओआई के द्वारा किया जाता है। अब सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे देखिए आप स्टेशन पे कभी गए होंगे तो जैसे ही आप स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उस स्टेशन पे क्या लगा रहता है, बोर्ड लगा हुआ रहता है, बोर्ड पे उस स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता है और उसके बाद लिखा हुआ रहता है क्या कि इस स्टेशन का समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो ए है। तो अगर मतलब औसत ऊंचाई जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है वो मेंशन कौन करता है, तो वो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ही करते हैं। अब वहाँ पे लोकल एरिया में जो भी सर्वे होगा तो उसी को हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, जो स्टेशन का जो हाइट दिया हुआ है उसी को हम लोग लेवल ले करके और बाकी सारे एरिया का हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि उसी को हमने क्या लिया रेफरेंस मान करके, बाकी जितने भी लोकल सर्वे हैं लोकल सर्वे को हम लोग परफॉर्म करते हैं। वही बात करें एक और प्लेन सर्वे का नेक्स्ट पॉइंट का तो क्या बोला जा रहा है, इट इज लेस एक्यूरेट। ऑब्वियस बात है लेस एक्यूरेट रहेगा क्योंकि अगर 199.5 किलोमीटर से ज्यादा एरिया होगा तो 1 सेकंड का वेरिएशन तो यहीं पे आ गया, तो ऐसे ही वो गलत हो गया। तो वही बोला जा रहा है क्या कि इट इज लेस एक्यूरेट। वहीं अगर बात करें जियोडेटिक सर्वे का तो इट इज मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा सही होता है। उसके
बाद नेक्स्ट डिफरेंस का बात करें तो क्या बोला जा रहा है, इट यूजेस प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किसका यूज कर रहा है, ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। वहीं अगर बात करें जियोडेटिक सर्वे का, तो जियोडेटिक सर्वे किसका यूज करता है, तो ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। वही बोला जा रहा है क्या, इट यूजेस स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वो प्लेन सर्वेइंग ही पढ़ना है, तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा, प्लेन सर्वेइंग पे ही होगा। हाँ, जब एडवांस सर्वे पढ़ेंगे तो एडवांस सर्वे में हम लोग थोड़ा सा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पे भी जाएंगे। देखिए आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ते पढ़ते भी आप नोट्स बनाते चलिए। उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ समय हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐसा बोल देते हैं जो आपके पीडीएफ में नहीं रहेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि पढ़ाते पढ़ाते आप नोट्स बना रहे हैं। ऐसे आपको ये जो भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, अब आते हैं हम लोग प्राइमरी क्लासिफिकेशन देख लिए, तो अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पे, क्या सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का, तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वे को इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, कौन से जगह पे कर रहे हैं उसके बेसिस पे, किस पर्पज से कर रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप में बांट देते हैं। तो अगर अलग अलग मेरा जो मीन्स है सर्वे को क्लासिफाई करने का, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि सर्वेइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस मींस, अलग अलग मींस से हम लोग सर्वे को क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला आता है क्या कि बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी हम लोग सर्वे को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहला जो आया था उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चेन सर्वे। क्या बोल देते हैं, चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो चेन सर्वेइंग में हम लोग चेन का यूज करेंगे, और उससे हम लोग क्या लेंगे, लीनियर मेजरमेंट लेंगे। जब आपका यूनिट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 2 आपका क्या है, तो यूनिट 2 आपका क्या है, चेन सर्वेइंग है। जब हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये जो मेरा चेन है, ये जो चेन है, इस चेन के हेल्प से कैसे हम लोग लीनियर डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये ब्रास हैंडल लगा हुआ रहता है, ये टैली, ये टीथ रहता है, तो टीथ के बारे में देखेंगे। ये जो टैली जो है, टैलीज के बारे में देखेंगे। ये जो लिंक्स है, लिंक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेन सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे तब। यही आपका चेन है, चेन से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। चेन सर्वेइंग के बाद जो दूसरा आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग, कंपास बहुत तरह का कंपास होता है। एक आपका सर्वेयर कंपास हो जाता है, एक प्रिमेटिक कंपास हो जाता है, एक ट्रफ कंपास हो जाता है। तो देखिए एक कंपास में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है आपका कंपास। अभी इसमें देखिएगा क्या, जब कंपास में जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एंगल लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, एंगल लिखा हुआ रहता है। तो इससे हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई भी दो लाइन है, तो दो लाइन के बीच में एंगुलर वेरिएशन कितना है, दोनों का एंगल डिफरेंस कितना है, वो हम लोग किससे मेजर करते हैं, कंपास के हेल्प से करते हैं। तो कंपास में जब हम लोग कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे तो कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। तो चेन सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग में एंगुलर मेजरमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब प्लेन टेबल सर्वेइंग ये आपका देखिए यूनिट 3 आपका क्या है, कंपास सर्वेइंग है। यूनिट 4 आपका क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है। तो यूनिट 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है वो देखिए फिगर से समझिए। ये आपके पास क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन टेबल। प्लेन टेबल में इसको क्या बोल देते हैं, ये आपका ट्राइपॉड होता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये आपका लेवल ट्यूब हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो जो ट्रफ कंपास बोल रहे थे ये आपका ट्रफ कंपास हो जाता है, डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से ये क्या हो गया, एक प्लम बॉब रखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको फिगर बताया था ना कि ऐसे जो रहता है सो, तो यही चीज ये है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं यू फॉर्म। यू फॉर्म में इसको हम लोग हैंग कर देते हैं, इसको यहाँ पे इंसर्ट करके इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट का सेंटरिंग करते हैं। जब प्लेन टेबल पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इस चीज को एलिडेट बोल देते हैं। तो एलिडेट के बारे में भी पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, प्लेन टेबल है। तो देखिए यही प्लेन टेबल यही आपके पास होता है। वही सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नाम भी दिया होगा कि एलिडेट है। ये क्या है आपका कंपास है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लम्बब है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्लम्बब आपको। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको यू फ्रॉग बोल देते हैं। ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग लेवल ट्यूब बोल देते हैं या बबल ट्यूब बोल देते हैं। ये क्या है, हमारे पास टेबल है। तो जब हम लोग प्लेन टेबल पढ़ेंगे तब डिटेल से इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन टेबलिंग किया जा रहा है। अब प्लेन टेबलिंग का क्या खूबसूरती होता है कि जब आप प्लेन टेबल करते हो तो आपका जो मैपिंग का काम है, मतलब मैपिंग भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप मेजरमेंट भी ले रहे हो। तो मेजरमेंट और मैपिंग दोनों एक ही साथ हो जाता है। बाकी जब दूसरे सर्वे का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड पे और उसका मैप प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे, ऑफिस में। लेकिन प्लेन टेबल में क्या करते हैं कि मैप का प्रिपरेशन भी और डेटा कलेक्शन भी दोनों हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, तो फील्ड में ही कर लेते हैं। तो प्लेन टेबल के बाद जो मेरा नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो थ्रेडोलाइट सर्वेइंग। क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, थ्रेडोलाइट सर्वेइंग।
तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, थेडोलाइट सर्वेइंग के बारे में। तो थेडोलाइट क्या होता है वो देख लीजिए, इक्विपमेंट देख लीजिए। तो ये क्या किया जा रहा है, ये थेडोलाइट सर्वेइंग किया जा रहा है, ठीक है। ये भी एक डिप्लोमा के स्टूडेंट है, आप लोग को भी थेडोलाइट सर्वेइंग करना होगा कॉलेज में। यहाँ पे हम थेडोलाइट सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। थेडोलाइट से हम लोग क्या करते हैं, तो थेडोलाइट को क्या बोला जाता है कि वो एक यूनिवर्सल मशीन है। यूनिवर्सल मशीन मतलब उससे आप एंगुलर डिस्टेंस भी ले सकते हो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी ले सकते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर रेंजिंग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं हम लोग किसका, थेडोलाइट का। जब हम लोग एडवांस सर्विंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग थेडोलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है, टेक्योमेट्रिक सर्विंग। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टेक्योमीटर का यूज करते हैं। तो टेक्योमीटर कैसा हो गया आपका, टेक्योमीटर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, ये आपका टेक्योमीटर हो गया। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर करके हम लोग जब सर्वे करते हैं तो उसी के बेसिस पे हम लोग सर्वे का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और वो सर्वेइंग मेरा क्या हो जाता है कि चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थेडोलाइट सर्वेइंग, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। उसी तरह से क्या हो जाता है, फोटोग्राफिक सर्वेइंग। अब फोटोग्राफिक सर्वेइंग में क्या रहता है, फोटोग्राफिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक हेलीकॉप्टर रहता है, हेलीकॉप्टर में नीचे में हम लोग कैमरा लगा देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया का सर्वे कर लेते हैं। उस एरिया का सर्वे कर लेते हैं। अच्छा, चलिए वो फोटो नहीं, देखिए अच्छा, इमेज नहीं लोड हो पा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा। तब बस बस इस चीज को देखिए। तो क्या है कि एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक आपके पास एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि एक एरोप्लेन रहेगा, कोई एक एरोप्लेन रहेगा और एरोप्लेन से हम लोग क्या कर लेंगे कि बहुत सारा फोटोज कलेक्ट कर लेंगे। और फोटोज कलेक्ट कर लेने के बाद क्या करते हैं, तो उसका मोजक तैयार करते हैं। और मोजक तैयार करने के बाद उस एरिया का, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पहुंच के सर्वे नहीं कर सकते हैं, जो एक एसेसिबल नहीं होता है, उस एरिया का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे देख लिया। अब इंस्ट्रूमेंट के बेसिस के बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोल देते हैं क्या, बेस्ड ऑन मेथड। या फिर हम लोग सर्वे करने के लिए कौन कौन सा मेथड ले रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मेथड के बेसिस पे हम लोग सर्वे को दो टाइप में बांटते हैं। एक को बोल देते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, एक को बोल देते हैं ट्रैवर्स सर्वेइंग। अब क्या होता है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, क्या होता है ट्रैवर्स सर्वेइंग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, तो जब हम लोग एडवांस सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे। अभी बस बेसिक सा आइडिया लेते हैं कि क्या होता है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग। तो जैसे मान लेते हैं क्या कि कोई एक एरिया है हमारे। अब इस एरिया का हमको क्या करना रहता है कि मान लेते हैं कि ये जो जो भी जगह है उस जगह का एरिया का कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इसको हम लोग नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो एरिया मिलता है तो इन सब का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया कैलकुलेट करने के बाद सबको सम कर लेते हैं और एक अप्रॉक्स डेटा मतलब हमको क्या मिल जाता है, एरिया का मिल जाता है। तो इसमें हमने क्या किया कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोल देते हैं ट्रायंगुलेशन। तो वही क्या हो गया, ट्रायंगुलेशन सर्विंग। उसके बाद नेक्स्ट सर्विंग क्या आता है, ट्रावर्स सर्विंग। तो ट्रावर्स क्या होता है कि अगर सीरीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप मिलाते चलते हो, जैसे मान लेते हैं कि यही एरिया है। अब इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि इसी एरिया का अगर सर्वे करना रहता तो हम लोग क्या किए कि ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाते थे। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग मिलाते गए कि एक स्ट्रेट लाइन ये रहा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, तीसरा स्ट्रेट लाइन ये है, चौथा स्ट्रेट लाइन ये है, पांचवा स्ट्रेट लाइन ये है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो मेरा नॉर्थ एक्सिस रहता है, नॉर्थ एक्सिस से इसका हम लोग डिस्टेंस एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं। इस नॉर्थ एक्सिस से इसका एंगल का मेजरमेंट कर लिए, इस नॉर्थ एक्सिस से इस एंगल का मेजरमेंट कर लिए, इस नॉर्थ एक्सिस से इस एंगल का मेजरमेंट कर लिए, इस नॉर्थ एक्सिस से इस एंगल का मेजरमेंट कर लिए। तो ये जो मेजरमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि अगर आप सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हो और उससे जो पॉलीगन बनता है उसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रैवर्सिंग कह देते हैं। तो ट्रैवर्सिंग क्या है कि सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो हम लोग सर्विंग करेंगे वो आपका ट्रैवर्सिंग कहलाएगा, ठीक है। जब हम लोग कंपास सर्विंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ट्रैवर्सिंग को समझेंगे ज्यादा डिटेल से। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, आखिर आपका जो सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जियोलॉजिकल सर्विंग। अब जियोलॉजिकल सर्विंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो फीचर है कि कहाँ पे पॉन्ड है, कहाँ पे लेक है, कहाँ पे रिवर है, अगर या फिर सॉइल का नेचर कैसा है, ये सब पता करने के लिए जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जियोलॉजिकल सर्विंग कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, माइन सर्वेइंग। अब माइन सर्वेइंग में क्या कहते हैं
कि आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे खदान है, कोयला वगैरह है, यहाँ से कोयला निकल रहा है। जैसे धनबाद चले जाइए तो धनबाद में वो क्या निकलता है, कोयला निकलता है। तो वहाँ पे जो सर्वेइंग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइन सर्वेइंग। मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जो सर्वेइंग कर रहे हैं उसको क्या बोल दिए, माइनिंग कर दिए, उसको माइन सर्वेइंग बोल दिए। उसी तरह से क्या होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग क्या होता है वो समझिएगा। तो आर्कियोलॉजिकल का हिंदी मीनिंग का अगर हम लोग बात करें तो आर्कियोलॉजिकल का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, पुरातत्व विभाग। क्या बोल देते हैं, पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुराने जमाने का होता है, जो अवशेष वगैरह रहते हैं ना अवशेष। जैसे आपने भी सुना होगा न्यूज में कि कहीं पे खुदाई चल रहा था, खुदाई में क्या मिला कि तांबे का मूर्ति मिला है, या फिर कोई 500 साल पुराना सामान मिला है हम लोगों को। तो उसके लिए जो सर्वे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग के बाद नेक्स्ट आता है कौन सा, मिलिट्री सर्वेइंग। अब मिलिट्री सर्वेइंग क्या होता है वो समझिएगा। तो मिलिट्री सर्वेइंग में आपको ये समझना है कि अगर हम लोग मिलिट्री सर्वेइंग या फिर जो हमारे कंट्री का बॉर्डर है, अब कंट्री के बॉर्डर के पास में आसपास के लिए कंट्री के बॉर्डर पे जो हम लोग सर्वे करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिलिट्री सर्वेइंग बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि आगे सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पे ये 4 तरह का सर्वे हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ फील्ड, कि आप सर्वे कहाँ पे कर रहे हो। क्या आप जमीन पे सर्वे कर रहे हो, क्या आप एरियल सर्वे कर रहे हो, क्या आप पानी में सर्वे कर रहे हो। तो आखिर आपका नेचर ऑफ फील्ड कैसा है उसके बेसिस पे सर्वे को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन, या तो जमीन पे कर सकते हैं तो जो जमीन पे सर्वे करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लैंड सर्वेइंग। इंपॉर्टेंट यही है। फर्दर हम लोग लैंड सर्वेइंग को 4 पार्ट में बांटते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग के बाद दूसरा कौन सा आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं मरीन सर्वेइंग। मरीन सर्वेइंग मतलब क्या, इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग भी। तो मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी सर्वे करेंगे वो किसका पार्ट हो जाएगा, मरीन सर्वेइंग का। मरीन सर्वेइंग के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में हम लोग क्या देखेंगे, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में हम लोग सर्वे करते हैं किसका, किस अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, या फिर दूसरे दूसरे जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं उनका डिस्टेंस कितना है। ये सारे कुछ का बारे में पता करते हैं किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग क्या होगा, जिसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या था, सर्वेइंग का टाइप था। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सर्वेइंग का जो टाइप आता है या फिर जो लैंड सर्वेइंग अभी हम लोग बोल रहे थे कि जो मेरा पर्पस कहाँ पे, जो मेरा फील्ड का नेचर कहता है उसके बेसिस पे जो लैंड सर्वेइंग करते हैं, लैंड सर्वेइंग को फर्दर हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन सा हो जाता है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टोपोग्राफिकल सर्वे। ये चीज याद रखना है, क्या, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल मतलब क्या, अब एक फिर से नया वर्ड आया है तो जो भी आपको नया वर्ड सुनने को मिलेगा उस नए वर्ड को आपको क्या करना है कि लर्न करते जाना है, ठीक है। जैसे आर्कियोलॉजिकल हो गया या फिर क्या हो गया, जो हमने और नए नए वर्ड्स देखे तो वो सारे वर्ड्स हो गए। तो जब भी ऐसा कोई भी नया वर्ड आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है कि उस वर्ड को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। तो जैसे 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में वो चीज हो जाता है कि परमानेंट मेमोरी में आपका सेव हो जाता है कि हाँ ये वर्ड ऐसा है और इसका मतलब ये होता है। क्योंकि अभी जब आप सेकंड सेमेस्टर से नए थर्ड सेमेस्टर में आए तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिलेगा। तो वो टर्म्स आपको कैसे याद रहेगा, जब बार बार आप रिपीट कीजिएगा उन सारे टर्म्स को तब हम लोग सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं किसका, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग का। तो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में क्या बोल दिया गया कि अगर आप कोई सर्वेइंग कर रहे हो और सर्वेइंग करके उस लोकल एरिया का आप फीचर बता रहे हो कि कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे मेरा वैली है, कहाँ पे मेरा विलेज है, कहाँ पे मेरा टाउन है, तो ये सब फीचर जब आप बताते हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग बोल देते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि इट इज डन टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स में क्या हो जाएगा, कहाँ पे आपका माउंटेन है, कहाँ पे आपका हिल है, कहाँ पे आपका वैली है, कहाँ पे रिवर है, ये सारा नेचुरल फीचर्स के बारे में बताएगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे। अब याद रखिएगा आपसे सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्या कि द सर्वे विच शो द नेचुरल फीचर इज, जो नेचुरल फीचर को शो करता है उस सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे बोल देते हैं। अब टोपोग्राफिकल सर्वेइंग के बाद नेक्स्ट सर पे आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग बोल देते हैं। अब कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग क्या होता है वो समझिएगा। तो कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था कि कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन का एक पेपर है, जो भी गांव वगैरह होता है उसमें जमीन जायदाद का पेपर रहता है, तो उसमें आप क्या देखिएगा, जब उस मैप को आप देखिएगा तो मैप में आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अलग अलग सबके प्लॉट्स रहते हैं, सारे प्लॉट्स में क्या रहता है कि सबका नाम लिखा हुआ रहेगा कि ये इनका प्लॉट है, ये इनका प्लॉट है, सबका प्लॉट नंबर, नाम, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या बोला जाता है कि जो भी सर्वे आपको ये बताए आपके प्रॉपर्टी के बाउंड्री को शो करे। अब प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, आपका बिल्डिंग हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका जमीन हो सकता है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपको जिसके बाउंड्री को शो किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग बोल देते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि इट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, हाउसेज एक्सेट्रा।
मीन्स आपको कोई भी प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री शो करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो याद रखिएगा कैडेस्ट्रियल सर्वे से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सीधा आपको बोला जाएगा क्या कि फॉर डिटरमाइनिंग द बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टी वी डन विच टाइप ऑफ सर्वे। तो वहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कैडेस्ट्रियल सर्वे। ठीक है, कैडेस्ट्रियल सर्वे के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वेइंग में क्या कि कोई भी शहर का हम लोग पता करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि शहर में गली कितना है, शहर में वाटर सप्लाई कैसा हो रहा है, शहर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, मतलब कहाँ पे पाइप से पानी आ रहा है, वहाँ पे नाला वगैरह कैसा है, ये पूरा सैनिटरी सिस्टम कैसा है। तो ये सब के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिटी सर्वे बोल देते हैं। तो ये जो सारा सर्वे कर रहे हैं लैंड पे कर रहे हैं, तो इसलिए सारा का सारा किसका टाइप है, लैंड सर्वेइंग का टाइप है। तो वही लिखा गया है क्या कि सिटी सर्वे क्या है कि इट इज ए सर्वे विच इज कैरिड आउट टू लोकेट द प्रीमिसेस, स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम। जब आपका गली के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटरी सिस्टम मतलब जो भी नाला वगैरह है कैसे सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने एरिया को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिटी सर्वे करते हैं। सिटी सर्वे के बाद क्या आता है, इंजीनियरिंग सर्वे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग सर्वे क्या हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड जो भी सर्वे होगा वो सारा क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग सर्वे कहलाएगा। अब इंजीनियरिंग वर्क क्या क्या हो सकता है, तो आप रोड बना सकते हो, आप रेलवे ब्रिज बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो आप एयरपोर्ट बना सकते हो, आप और क्या कर सकते हो, आप रिजर्वायर बना सकते हो, आप कैनाल बना सकते हो। तो ये सारे जो काम होते हैं उसके लिए जो सर्वे किया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोल देते हैं। तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि इट इज डन टू शो द डिटेल या प्रिपेयर द डिटेल ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इन रोड। रोड में जो प्रोजेक्ट रहता है उसके लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं वो हो जाएगा। जब हम लोग रेलवे का सर्वे करते हैं उसके लिए जो हम लोग मैप तैयार करेंगे वो सर्वे हो गया। या फिर जो हम लोग इरिगेशन वगैरह के लिए करते हैं, रिजर्वायर के लिए करते हैं, तो वो सारा सर्वे किसका एग्जाम्पल हो जाता है, इंजीनियरिंग सर्वे का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये जो हमारा आज का जो, तो ये जो हमने आज देखा, आज जो हम देखा कि कैसे हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग सर जो मेरा स्केल है वो स्केल कितने टाइप का होता है, तो स्केल के बारे में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।